हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अपने ऑटिस्टिक बच्चों को कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने बच्चों को इस लेवल पर लेके आएंगे कि हमारा बच्चा खुद को एक्सप्रेस करना सीखे। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनिशियली, जो ऐसी स्टेज जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है, वो वाली स्टेज होती है जब इनिशियली हम लोग फ्लैश कार्ड दिखा के उनका यूज़ करके अच्छे से अपने बच्चों की वोकैबुलरी को सही तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग बिल्डअप कर पाते हैं। हमारे बच्चों का वोकैबुलरी अच्छा हो जाता है फ्लैश कार्ड यूज़ करके। लेकिन उसके बाद मेरे साथ भी यही हुआ था और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं। मेरे बच्चे का जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा काफ़ी ऑब्जेक्ट्स के नेम जानता है, बट स्टिल वो उन वर्ड का यूज़ नहीं कर पा रहा है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्किल जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर है। तो यही वो स्टेज होती है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी होते हैं और फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कि इसके आगे हम लोग कैसे बढ़ें। तो यहाँ पे मैं जो टॉप नंबर 1 पे रखूँगी जो ऐसी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी जिसने मुझे हेल्प किया था और आज भी हेल्प कर रही है, तो वो है गाइस स्टोरी बुक्स। तो मैं स्टोरी बुक्स बहुत पहले से यूज़ करती आ रही हूँ। उनका काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स का जो मैंने पहले इनिशियली ख़रीदी थी अर्नब की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, वो मैंने चैनल पे शेयर की हैं। और अभी भी रिसेंटली मैंने कुछ स्टोरी बुक्स ऑर्डर की हैं जिनका रिव्यू में भी मैं अभी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग स्टोरी बुक्स को यूज़ करेंगे बच्चों की डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ऑब्वियसली हम स्टोरी बुक्स को जिस तरह से नॉर्मल बच्चों को हम लोग स्टोरी बुक्स यूज़ करते हैं, वैसे हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगी कैसे मैंने अर्नब के लिए यूज़ किया था, और आप लोग देखो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं बच्चों की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब फ्लैश कार्ड से आपने अपने बच्चे की वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कर लिया, बच्चे का जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, तो उसके बाद आप यूज़ करेंगे स्टोरी बुक्स को, क्योंकि अब बच्चे को सीखना है। शुरू में हम लोग फ्लैश कार्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें ओनली 1 सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो और मतलब उसको वो चीज़ सीखने में डिफ़िकल्टी ना हो। लेकिन फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और स्टोरी बुक्स में बच्चे को स्टोरी बुक की हेल्प से बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर वर्क करेंगे। तो स्टोरी बुक क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होती है, उस स्टोरी बुक्स से बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है, क्योंकि स्टोरीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, अगेन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चा उनके बारे में जानता है, समझता है, तो अगेन वोकैबुलरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। दूसरा होता है स्टोरी में हम लोग बच्चे की जो सेंटेंस बिल्डिंग है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बच्चे की क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, एक ब्रीफिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, और एक जो 2 वे कम्युनिकेशन होती है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टोरी बुक्स ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं गाइज? जब आप ओरली बिना किसी विजुअल से अपने बच्चों की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बच्चे इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं और इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं आगे लैंग्वेज सीखने में। तो ये चीज़ को हम लोगों को नहीं होने देना है, बच्चे को स्टबन हम लोगों को नहीं होने देना है। बच्चे को कंटिन्यूअसली हम लोग विजुअल की हेल्प देते रहेंगे लैंग्वेज के हर लेवल को अचीव करने के लिए। जैसे हमने फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए, वोकैबुलरी को अचीव करने के लिए हम लोगों ने विजुअल की हेल्प ली, अब हमें सेकंड लेवल पे जाना है, फ्रेज, स्पीच, सेंटेंस बिल्डिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, ब्रीफिंग के लेवल पे जाना है। तो अगेन हमें विजुअल यूज़ करते रहना है, तो जिसमें स्टोरी बुक्स भी हो सकती हैं, कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बुक्स भी होती हैं, सिक्वेंसिंग पजल्स भी होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। तो वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हैं, जो मैंने यूज़ किए थे उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज मेनली फोकस करते हैं स्टोरी बुक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स स्टोरी बुक्स को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आप स्टोरी बुक्स को यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज के डिफरेंट लेवल को अचीव करने के लिए। तो
अभी सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो क्लिप देखिए जो मैंने अर्नब के साथ शूट की है। आज ही मैंने ये बुक्स, आज मुझे ये बुक्स डिलीवर हुई हैं, तो आज ही मैंने पार्सल खोला और ट्राई किया कि देखने के लिए कि अर्नब का रिस्पांस कैसा है। तो बहुत अच्छा था अर्नब का रिस्पांस। ओके, लेट्स स्टार्ट। रुको, ये कौन है? ये एलिस है। एलिस है। ये कौन है? ये एलिस की सिस्टर है। तो एलिस कहाँ गई? एलिस जंगल में घूमने गई। ओके, फिर एलिस को कौन मिला? एलिस को जंगल में रैबिट मिला। वेरी गुड। अब आप अपने आप बोलो, अपनी फिंगर ये एलिस है, ये एलिस की सिस्टर है। एलिस जंगल में घूमने गई है। वेरी एलिस को जंगल में रैबिट मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इसका नाम क्या है? एलिस। पूरा बोलो। इसका नाम एलिस है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्नब ठाकुर है। ओके। तो गाइज़, अभी जो स्टोरी बुक मैं अर्नब के साथ यूज़ कर रही थी वो रिसेंटली ही मैंने ऑर्डर की थी, तो उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को दूंगी, कौन सी बुक्स मैंने ऑर्डर की हैं वीडियो के एंड में। चलिए जान लेते हैं कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टोरी बुक्स को यूज़ करेंगे अपने बच्चों की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन या फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप होता है गाइज, जब भी आप स्टोरी बुक्स यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो कैरेक्टर हैं, जैसे इसमें एलिस है, एलिस के साथ एलिस के साथ एलिस की सिस्टर है, रैबिट है, जंगल है, घास है, जंगल में फ्लावर होते हैं, स्टोन होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। तो पहले हम लोगों को जस्ट यही आइडिया लेना है। फर्स्ट डे आपको बस यही करना है, जैसे आप फ्लैश कार्ड के साथ बच्चों को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, ठीक वैसे ही आप लोगों को ये जो नाउन है, ये सब चीज़ें जो हैं इनके नेम आप लोगों को बच्चों को कराने हैं। फिर क्या कराना है, जैसे आप यहाँ पे जंगल का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को सिखा सकते हो कि जंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जंगल में ट्रीज़ होते हैं, घास होती है, स्टोन होते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट भी आप सिखा सकते हो। तो अर्नब को मैं कनेक्ट करना भी सिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने उसको बताया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम एलिस है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्नब है। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि अर्नब को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। उसको स्टार्टिंग में ये आइडिया नहीं था कि ये मतलब हर पर्सन का डिफरेंट नेम होता है, तो ये चीज़ें समझने में उसको बहुत मुश्किल होती थी। समटाइम्स उसको पूछते तो अपनी जगह वो किसी और का नाम बताता, दूसरे का नाम पूछ रहे हैं तो वो अपना नाम बताता। तो ये चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं बीच बीच में चीज़ों को उसके साथ भी कनेक्ट करती हूँ। तो जैसे एलिस की ये सिस्टर है तो मैं उसको पूछती हूँ कि आपकी सिस्टर कौन है, या अनन्या दीदी आपकी क्या है? अनन्या दीदी मेरी सिस्टर है। तो धीरे धीरे मैंने उसको ये सब कॉन्सेप्ट भी स्टोरी बुक्स से ही बिल्ड किए हैं। स्टोरी बुक्स से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। तो जब आपने कैरेक्टर ऑब्जेक्ट के नेम अपने बच्चों को सिखा दिए, उसके बाद हम छोटे छोटे सेंटेंस बच्चे के लेवल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक सेम चीज़ आपको सीक्वेंसिंग पजल में भी करनी होती है। सीक्वेंसिंग पजल में भी एक कॉन्सेप्ट होता है पर्टिकुलर, और स्टोरी में भी एक पर्टिकुलर स्टोरी होती है। कैरेक्टर बार बार सेम पेज में सेम ही कैरेक्टर होते हैं। तो फिर हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि मैं बच्चे को सिखाऊंगी ये एलिस है, ये एलिस की सिस्टर है, जैसे मैंने अर्नब को सिखाया एलिस। तो जैसे बच्चा छोटा है तो उसको आप ये सेंटेंस रहने दो कि एलिस जंगल में घूमने गई। पहले आप जस्ट यही सिखाओ, ये रैबिट है, ये एलिस है, ये एलिस की सिस्टर है। ठीक है जी। जब आपने ये सिखा दिया, फिर बच्चे को क्वेश्चन आंसरिंग के साथ हम लोग ये चीज़ कराएंगे। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको पता है मैं पहले से ही हर चीज़ में यही मेथड फॉलो करते आ रही हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अर्नब को इसकी हैबिट पड़ चुकी है। अर्नब को पता है पहले मम्मी मुझे ऑब्जेक्ट नेमिंग सिखाएगी, कैरेक्टर नेम सिखाएगी, फिर मम्मी मुझे सेंटेंस सिखाएगी, फिर मम्मी मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग पूछेगी और फिर मुझे ये सारा ब्रीफ करना है। तो उसको पता होता है कि मुझे कैसे कैसे लेवल पे जाना है। तो सेंटेंस बिल्डिंग के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग पे जाएंगे। ये कौन है या फिर इसका नाम क्या है। साथ में आप अपने बच्चे का नाम भी पूछ सकते हैं। ये कौन है? ये एलिस की सिस्टर है। और आप अपनी फिंगर या फिर बच्चे की फिंगर हमेशा उसके ऊपर रखें, जैसे कि ये एलिस है, ये एलिस की सिस्टर है। फिंगर पॉइंटिंग रहनी ही चाहिए। बच्चे की फिंगर लेके करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये रैबिट है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया आपने,
क्वेश्चन का आंसर बच्चा अच्छे से देगा, अगर नहीं दे रहा है तो आपको आंसर सिखाना है कि बोलो इसका नाम एलिस है, ये एलिस की सिस्टर है। तो क्वेश्चन आंसरिंग आप सिखाइए। क्वेश्चन आंसरिंग जब बच्चा सीख गया है उसके बाद आपको बच्चे को ब्रीफिंग सिखानी है। ये सब चीज़ें आपको एक दिन में नहीं करनी है। अगर बच्चा छोटा है और आपने स्टोरी बुक्स बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं कराई हैं तो ये एक दिन में, ये जो मैंने अर्नब को 15 मिनट में सिखाया, इसको मिनिमम आपको बच्चे के हिसाब से स्लोली 2-2, 3-3 दिन लेने हैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए। फर्स्ट डे सिर्फ करेक्टर सिखाओ, दूसरे दिन आप थोड़ा सेंटेंस सिखाओ, तीसरे दिन क्वेश्चन आंसरिंग सिखाओ, फिर बच्चे को ब्रीफ करने के लिए बोलिए। तो लास्ट में जब हम लोग बच्चे को ब्रीफिंग करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि आपने उस क्लिप में देखा, मैंने अर्नब को इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रॉम्प्ट उसको बोला कि बताओ हाँ इसमें क्या क्या है, और जो मैंने आपको सिखाया वो विदाउट प्रॉम्प्ट आपको बोलना है। तो साथ साथ में हम लोगों को हैबिट भी डालनी है। हम लोगों की ये हैबिट नहीं डालनी है कि जब हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तभी बच्चा बोल रहा है और जब प्रॉम्प्ट नहीं है तो बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि ये हैबिट हम लोगों को साथ साथ में ही डालनी है, और यही वो पॉइंट है जहाँ से बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेट होते हैं। उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम लोगों को इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रॉम्प्ट भी कम्युनिकेशन करना है। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होता है, जब अर्नब खाली टाइम में बैठा होता है, मैं उसके साथ नहीं होती हूँ, तो अर्नब इन बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। इसलिए मैं बार बार ये बुक्स खरीदती रहती हूँ, और अकेले में जो चीज़ें मैंने उसको सिखाई होती हैं वो बैठ के खुद ही स्टोरी बुक्स खोल के फिर वो चीज़ें बोलता रहता है, पेज का मतलब पलटता जाएगा और बोलता जाएगा। तो खुद से वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करता है। तो बाद में बच्चे, क्योंकि इसमें विजुअल होते हैं, बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करना बच्चों को अच्छा लगता है, और वो खुद से भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो अगेन वही मेथड है, स्टोरी टेलिंग को आपको नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ फटाफट फर्स्ट डे बोला कि हाँ ये एलिस है, ये एलिस की सिस्टर है, ये रैबिट है, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, इवन वन वर्ड भी वो नहीं समझ पाएगा, और दूसरा वो डिमोटिवेट हो जाएगा स्टोरी बुक्स के लिए, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज़ में। तो इसको हम लोग वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने फ्लैश कार्ड में किया है। तो फ्लैश कार्ड में भी आप सेम चीज़ करते हो, पहले आप सिखाते हो बच्चे को पॉइंट करके मैंगो, ऑरेंज, फिर आप पूछते हो कि ये क्या है, बच्चा बोलता है ये मैंगो है। तो इसी तरह से सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है ताकि बच्चे को ये चीज़ डिफ़िकल्ट ना लगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आपको फॉर्म करने हैं जो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट ना हो, और थर्ड क्वेश्चन आंसरिंग, एंड फोर्थ ब्रीफिंग करना। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए, क्योंकि तब अर्नब छोटे छोटे सेंटेंसेस भी नहीं बोल पाता था, तो उसको प्रैक्टिस इस चीज़ में, इस लेवल पे आने में काफ़ी टाइम लगा। रेगुलरली स्टोरी बुक्स यूज़ करने के बाद अभी उसको जब हम लोग एक बार में चीज़ें बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं 60-70% उस चीज़ को गेट कर लेता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे ऑटिस्टिक बच्चे, वो स्टबर्न होते जाते हैं। हम लोग जब उनको डेली लाइफ में ऐसे लैंग्वेज स्किल के ऊपर ट्राई करते हैं उनको सिखाने के लिए, तो बच्चे इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि छोड़ दो अभी जितना लैंग्वेज हो गया, जैसे अर्नब का लिमिटेड लैंग्वेज है, तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा ज़रूर कैरी ऑन करते रहना है जिससे बच्चों को की लैंग्वेज के ऊपर रेगुलरली वर्क होते जाए। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सी बुक्स मैंने ऑर्डर की थी। तो गाइज़ रिसेंटली मैंने ऑर्डर की थी 5 बुक्स का कॉम्बो बाय ओसवाल बुक्स, और इसके बारे में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है कि ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। 5 बुक्स ये मुझे मिल गई हैं 345 रुपीज़ में, तो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। अमूमन आपने देखा होगा कि जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट वाली जो बुक्स होती हैं या पज़ल होते हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका प्राइस ज़्यादा नहीं था, तो ये भी मुझे अच्छी बात लगी। इनके बारे में हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसकी अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूं गाइस, तो बहुत ही अच्छे विजुअल इसमें दिए गए हैं। लाइक अभी मैं अर्नब के साथ ये वाली स्टोरी बुक्स प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसमें है एलिस इन वंडरलैंड। तो इसका अगर आप विजुअल देखेंगे गाइस, बहुत ही नाइस विजुअल है, बच्चे क्लियरली कनेक्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
तो और आप देखोगे हार्डली 4 to 5 पेजेस में ये पूरी स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी स्टोरीज भी नहीं है, विजुअल बहुत अच्छे हैं और कहीं भी आप इनको ईजिली कैरी कर सकते हैं। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं तो ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो ये बात मुझे स्टोरी बुक्स के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि ईजिली कैरी भी कर सकते हैं और जब भी हमारे बच्चे बोर हों तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए कहीं भी बाहर भी हों तो भी हम लोग अपने बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बुक्स बहुत अच्छी लगी गाइस। अर्नब के लिए, अर्नब का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है इन बुक्स के लिए। तो अगर आप भी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर टुडे।